सिंघानिया को बताया था कि ऋषि कोमा में है और उसे कब तक होश आएगा इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं बताया जा सकता। ये खबर सुनकर इशिका सिंघानिया बेहोश हो गई थी और जूही की भी हालत खराब हो गई थी। इन सब के बाद जब इशिका सिंघानिया को होश आया तो उन्होंने मिसेस चंद्रा को अपने पास बुलाया और उनसे एक बात कही। इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा से पहले तो ऋषि के बारे में पूछा। उस पर मिसेस चंद्रा ने जवाब में इशिका सिंघानिया को बताया, मैडम, ऋषि सर को अब भी होश नहीं आया है। डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। मिसेस चंद्रा की इस बात पर इशिका सिंघानिया ने गहरी सांस ली। ये देखकर मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को वापस से कहा, मैडम, आप बाकी सब की चिंता मत कीजिए, पहले अपना ध्यान रखिए। पर इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा, मुझे जितना एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना था मैं दिखा चुकी। एक बार बेहोश होने के बाद मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया है। मैंने सोच लिया है कि अब वो चुड़ैल जूही जिंदा नहीं बचनी चाहिए। उसने मेरे ऋषि को मुझसे छीना है, मैं उससे उसकी जिंदगी ही छीन लूंगी। इशिका सिंघानिया की इस बात पर मिसेस चंद्रा ने सीरियसली अपना सिर हाँ में हिला दिया। पर इशिका सिंघानिया की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने फिर कहा, इन सब के बीच मैं उस रिया को तो भूल ही गई। उसकी वजह से आज मेरा ऋषि अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। उसे तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि वो अपने जिंदा होने पर अफसोस करेगी। इस पूरे वक्त मिसेस चंद्रा अपना सर हाँ में हिला रही थी। फिर कुछ रुककर इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा से पूछा, वैसे आपने रिया के साथ किया क्या? वो अभी कहाँ है? इस पर मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को बताया, मैडम, मिस जूही की किडनैपिंग की खबर सभी जगह फैल गई तो मैं इस मामले को दबा नहीं पाई और मिस रिया को शांति से खत्म नहीं कर पाई तो मैंने नॉर्मल प्रोसीजर ही फॉलो किया और अब मिस रिया जेल में बंद है। फिर कुछ रुक कर मिसेस चंद्रा ने कहा, और मैडम, मिस रिया की माँ नीना पांडे उसे जेल से छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। पर इतने में ही इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा की बात बीच में ही काट कर कहा, पर वर कुछ नहीं मिसेस चंद्रा, आपने बिल्कुल ठीक किया। आप उस रिया को जेल में ही बंद रहने दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लड़की बाहर नहीं आनी चाहिए। इशिका सिंघानिया की इस बात पर मिसेस चंद्रा ने अपना सर झुका कर कहा, यस मैडम। फिर कुछ सोचकर इशिका सिंघानिया के चेहरे पर एक सरकास्टिक हंसी आ गई। उन्होंने मिसेस चंद्रा से कहा, और हाँ, पुलिस स्टेशन में ही उस रिया को शांति से खत्म कर देना, पर उससे पहले हमारे कुछ लड़कों को उसके पास मजे के लिए भेज देना। मिसेस चंद्रा ने फिर अपना सिर हिलाकर कहा, जी मैडम, हो जाएगा। इशिका सिंघानिया ने फिर अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। ये देखकर मिसेस चंद्रा घबरा कर इशिका सिंघानिया को संभालने लगी। उन्होंने इशिका सिंघानिया से पूछा, मैडम, आप ठीक तो हैं? इस पर इशिका सिंघानिया ने हाथ हिलाकर कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर कुछ रुक कर इशिका सिंघानिया ने कहा, मिसेस चंद्रा, वैसे उस जूही के क्या हाल है? इस पर मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को बताया, मैडम, जब से ऋषि सर के कोमा में जाने की खबर मिली है तब से ही मिस जूही की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो जिंदा लाश की तरह ऋषि सर के आईसीयू के बाहर ही बैठी हुई है। जूही की कंडीशन जानकर इशिका सिंघानिया सरकास्टिकली हंसती। वो बोली, करने दो, उसको जितना नाटक करना है, अगर उसको हॉस्पिटल में रहना है तो यही सही। इतना कहकर इशिका सिंघानिया मिसेस चंद्रा की ओर मुड़ी और उनसे कहने लगी, मिसेस चंद्रा, मौका देखकर उस जूही की बच्ची को इसी हॉस्पिटल से जहन्नुम पहुंचा दीजिए। इस पर मिस चंद्रा ने कह दिया, ठीक है मैडम, आप जैसा चाहती है वैसा हो जाएगा। अब बस आप अपना ख्याल रखिए और आराम कीजिए। मिसेस चंद्रा के इतना कहते ही इशिका सिंघानिया ने अपना हाथ हिला दिया और वो उठने की कोशिश करने लगी। जब मिसेस चंद्रा ने ये देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर इशिका सिंघानिया को रोकने की कोशिश की और वो बोली, मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पर इशिका सिंघानिया ने धीमे से मिसेस चंद्रा का हाथ हटा दिया। वो बोली, नहीं, मैं आराम नहीं कर सकती, ऋषि कोमा में है। उसकी गैर मौजूदगी में मुझे ही सिंघानिया कॉर्पोरेशन को संभालना होगा। मैं किसी को भी ऋषि की इस हाल का फायदा नहीं उठाने दूंगी। इशिका सिंघानिया के इतना कहने के बाद भी मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को रोकने की कोशिश की। वो बोली, मैडम, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर इशिका सिंघानिया अब मिसेस चंद्रा के बार बार रोकने टोकने से इरिटेट होने लगी थी तो उन्होंने गुस्से में मिसेस चंद्रा से कह दिया, आज किसी को भी मेरी कोई बात एक बार में समझ क्यों नहीं आ रही है?
फिर इशिका सिंघानिया ने घूर कर मिसेस चंद्रा को देखा और उन्होंने अपना एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने कहा मुझे जाना है, लीव मी। इशिका सिंघानिया के ऐसा कहते ही मिसेस चंद्रा पीछे हट गई। ये देखकर इशिका सिंघानिया ने गहरी सांस ली और फिर वो बोली, मिसेस चंद्रा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैंने आपको जो काम दिया है आप प्लीज उस पर फोकस कीजिए। अब मिसेस चंद्रा ने आगे और कुछ भी नहीं कहा। वो बस अपना सर हिलाकर मिसेस सिंघानिया के दिए हुए काम को पूरा करने में लग गई। इसके बाद समय का पहिया तो अपनी रफ्तार से ही घूम रहा था, पर जूही के लिए मानो एक वक्त थम गया हो। 2 दिन बीत चुके थे। ऋषि की रिकवरी भी अच्छे से हो रही थी, पर अभी तक उसके होश में आने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। इन 2 दिन में जूही आईसीयू के बाहर ही बैठी रही। उसने ना किसी से कुछ कहा और ना ही कुछ खाया पिया। जूही ऋषि के गम और गिल्ट में अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी। फिजिकल और मेंटल शॉक की वजह से जूही जिंदा लाश की तरह हो गई थी, जो सिर्फ सांस ले रही थी पर उसमें जान बाकी नहीं थी। इन 2 दिनों में इशिका सिंघानिया भी बहुत बिजी थी। सिंघानिया कॉर्पोरेशन छोड़े हुए उन्हें बहुत वक्त तो नहीं हुआ था, पर इस पल पल बदलती दुनिया में और उसके बदलते स्टैंडर्ड्स में उन्हें वापस से सब कुछ सीखना और समझना पड़ रहा था। दूसरी तरफ जूही की ऐसी हालत देखकर नैना बहुत परेशान थी। वो जूही को समझाते हुए कह रही थी, मैम, आपने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, आप बस यूं ही यहाँ बैठी हैं, ऐसे तो आपकी हेल्थ और भी खराब हो जाएगी। नैना ने फिर थोड़ा रुक कर कहा, मैम प्लीज मेरी बात मानिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, वरना जब ऋषि सर को होश आएगा और वो आपको ऐसे देखेंगे तो सोचिए उन्हें कितना बुरा फील होगा। मैम प्लीज। नैना की बात जूही को सुनाई तो दे रही थी, पर अभी उसका दिमाग इन बातों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। पर जैसे ही नैना ने ऋषि का नाम लिया, जूही के मन में बस एक ही ख्याल आया कि नहीं, मेरी वजह से ऋषि को बुरा नहीं फील होना चाहिए। मैं ऋषि के लिए और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकती और ऋषि के होश आने पर मुझे उसका साथ देना है। ये सब सोचकर जूही एकदम से उठ खड़ी हुई, पर क्योंकि जूही मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड थी, खड़े होते ही उसको अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता हुआ नजर आने लगा और जूही चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। जूही को इस वक्त बस नैना की तेज पुकार सुनाई दी, मैम। और उसके बाद जूही की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी बॉडी शट डाउन होने लगी। सपना या हकीकत, जूही को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने होकर गुजर गई। जूही अपने बचपन के उस वक्त में पहुंच गई जब उसका जहां खुशियों से भरा था, जहां उसके माँ, पापा और वो हंसी खुशी रहते थे। फिर वक्त बदला और नीना पांडे ने उसकी जिंदगी में कदम रखा और उसके हंसते खेलते परिवार को जैसे काली रात ने घेर लिया। फिर क्या था, सिर्फ जूही की जिस जिंदगी में उसकी माँ की हंसी थी, अब वो ही उसके रोने के शोर और तड़प में भर गई। उसके पापा का धोखा, माँ का गुजरना, जूही की जिंदगी ने उसकी आंखों के सामने एक भयानक मोड़ ले लिया। पर फिर इस अंधेरे को चीरता हुआ ऋषि उसकी जिंदगी में आया और जूही एक बार फिर मुस्कुराने लगी। पर शायद किस्मत को जूही की ये खुशी मंजूर नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल जूही की आंखों के सामने ऋषि बेजान खून से सना हुआ जमीन पर पड़ा था। जूही बहुत रोई, उसने ऋषि को बहुत पुकारा, पर ऋषि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर एकदम से जूही की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ऋषि उसकी जिंदगी से कहीं गायब हो गया। जूही ने रोते हुए ऋषि को पुकारा, ऋषि। और इसी के साथ जूही की आंखें खुली तो जूही ने खुद को एक अनजाने से रूम में पाया और उसके सामने मास्क पहना हुआ एक डॉक्टर खड़ा था। जूही को अचानक से आंखें खोलता देख वो डॉक्टर एक पल को चौंक गया, पर अगले ही पल उस डॉक्टर ने जूही की ओर बड़े ध्यान से देखा। जूही को सब कुछ याद हो आया कि कैसे वो आईसीयू के बाहर बैठकर ऋषि के होश में आने का इंतजार कर रही थी और फिर कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी। जूही समझ ही रही थी कि उसके सामने खड़ा शख्स एक डॉक्टर है जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया है, पर न जाने क्यों जूही को इस डॉक्टर से खतरे के सिग्नल मिल रहे थे और अनकॉन्शियसली जूही उस डॉक्टर से दूर जाने का ट्राई कर रही थी। इतने में उस डॉक्टर ने जूही की तरफ अपने हाथ बढ़ाए, पर जूही ने उसे रोकते हुए पूछा, डॉक्टर व्हाट? जूही के इतना कहने पर उस डॉक्टर के हाथ वहीं के वहीं हवा में रुक गए
उसने जूही की ओर देखा। हालांकि उस डॉक्टर ने जूही से कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। फिर उस डॉक्टर ने कुछ रुककर जूही से पूछा, क्या हुआ? तब जूही ने थोड़ा घबराकर, थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस डॉक्टर से पूछा, आप बिना किसी टूल के कैसे मेरा चेकअप करेंगे? इस पर डॉक्टर ने दांत पीस कर कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जूही को डॉक्टर की ये बात बहुत अजीब लगी। अपनी बात कहकर डॉक्टर ने वापस से अपने ग्लव्स पहने हुए हाथ जूही की तरफ बढ़ा दिए। जूही को समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत है, पर उसे कुछ सही भी नहीं लग रहा था। तो जूही ने डॉक्टर को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, डॉक्टर वो आप। जूही कुछ कहती या डॉक्टर कुछ करता, उससे पहले ही जूही के प्राइवेट वार्ड का डोर खोलकर आशीष जूही को पुकारता हुआ अंदर आ गया। भाभी! आशीष को देखकर उस डॉक्टर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसकी आंखों में रिटेंशन और गुस्सा था। आशीष ने जूही के पास आकर उससे कहा, भाभी, मैंने जैसे ही सुना कि आप बेहोश हो गई हैं, मैं आपको देखने चला आया। आप अभी कैसे हो? इस सब के बीच आशीष ने जाने अनजाने उस डॉक्टर को एक साइड पर धक्का दे दिया था। जूही ने आशीष को देखकर कहा, मैं ठीक हूँ, बस शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। फिर कुछ रुक कर जूही ने आशीष से कहा, आशीष, मैं अभी खुद से ऋषि के पास नहीं जा पाऊंगी। तुम बताओ अभी ऋषि कैसा है? प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। इस पर आशीष ने जूही को बताया, ऋषि भाई को तो आईसीयू में से हटाकर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। आशीष की इस बात पर जूही ने सरप्राइज होकर आशीष से पूछा, सच? क्या ये इशारा है कि अब ऋषि जल्द ही होश में आने वाला है, या आशीष जूही को कोई झूठी उम्मीद दे रहा है? और आखिर इस डॉक्टर के क्या इरादे थे? डियर लिसनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस! इस कहानी पर स्ट्रीक स्टार्ट करने के लिए आपको मिलते हैं 2 कॉइन्स। इस कहानी को डेली सुनते रहिए और फ्री कॉइन्स पाइए। इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा से कहा था कि वो जूही और रिया का काम तमाम कर दे। उसके बाद इशिका सिंघानिया ने ऋषि की गैर मौजूदगी में सिंघानिया कॉरपोरेशन संभाल लिया। जूही 2 दिनों तक बिना खाए पिए आईसीयू के बाहर बैठी ऋषि के होश में आने का इंतजार कर रही थी। इस एक्सीडेंट ने जूही को मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया था और इस कारण वो बेहोश होकर गिर गई थी। जब जूही को होश आया तो उसने एक डॉक्टर को अपने सामने पाया, पर न जाने क्यों जूही को उस डॉक्टर को देखकर खतरे का अंदेशा हो रहा था। कुछ और हो पाता उससे पहले ही वार्ड में आशीष आ गया। आशीष ने जूही को बताया कि ऋषि को आईसीयू से हटाकर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आशीष की इस बात को सुनकर जूही बहुत खुश हुई और उसने आशीष से सरप्राइज्ड होकर पूछा, सच्ची? फिर जूही ने थोड़ा रुक कर कहा, पर डॉक्टर तो कह रहे थे कि ऋषि को तीसरे दिन नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, फिर दूसरे दिन ही कैसे? इस पर आशीष ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं भाभी, आज तीसरा दिन ही है। आशीष की इस बात पर जूही शॉक्ड हो गई। उसने आशीष से पूछा, क्या? इसका ये मतलब है कि मुझे एक दिन बाद होश आया है? मैं एक पूरा दिन बेहोश थी? जूही को इतना परेशान देखकर आशीष ने उसे शांत करने की कोशिश की। आशीष ने जूही से कहा, भाभी काम डाउन, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बहुत से लोग हैं जो ऋषि भाई का पूरा ख्याल रख रहे हैं, पर आपको भी रेस्ट की जरूरत है। इस पर जूही ने अपना सिर ना में हिला दिया। वो बड़बड़ाते हुए आशीष से कहने लगी, नहीं आशीष, तुम नहीं समझ रहे हो, मुझे ऋषि के पास जाना है। प्लीज आशीष, मुझे ऋषि के पास ले चलो प्लीज। जूही को ऐसे जिद करता देख आशीष ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, क्या भाभी, आप बच्चों से जिद क्यों कर रहे हो? आपको रेस्ट की जरूरत है। भाई के पास बेस्ट डॉक्टर्स है, वो उनका ख्याल रख लेंगे, पर आप अपना ख्याल रखो, वरना जब भाई को होश आएगा और वो आपको ऐसे देखेंगे तो उन्हें कितना हर्ट फील होगा। पर जूही ने आशीष की एक न सुनी। वो आशीष से कहने लगी, नहीं आशीष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होता तो डॉक्टर से पूछ लो। फिर जब जूही ने डॉक्टर की ओर मुंह घुमाया तो पाया कि डॉक्टर वहां था ही नहीं। ये देखकर जूही ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये डॉक्टर कहाँ गए?
जूही के इतना कहने पर आशीष का ध्यान भी डॉक्टर की तरफ गया। डॉक्टर को ना पाकर आशीष ने मुंह बनाकर कहा, हाँ ये डॉक्टर तो अभी यही था, अभी ऐसे बिना बताए कहाँ चला गया। इतने में जूही ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मे बी डॉक्टर को और किसी दूसरे पेशेंट को देखना होगा। आशीष जूही की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसने कहा, नहीं, ये सिटी का बेस्ट हॉस्पिटल है, डॉक्टर ऐसे कैसे बिना चेकअप या बिना कुछ कहीं यूं ही जा सकते हैं। जूही को डॉक्टर के ऐसे अचानक से चले जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर उसे उस डॉक्टर से अजीब सी नेगेटिविटी फील हो रही थी। तो एक तरफ से डॉक्टर के जाने के बाद जूही ने चैन की सांस ही ली। आशीष का गुस्से वाला चेहरा देखकर जूही को हंसी आ गई। उसने आशीष से कहा, आशीष, तुम्हें डॉक्टर को नहीं ब्लेम करना चाहिए, वो तुम जैसे प्लेबॉय को देखकर डर गए होंगे, इसीलिए जल्दी से चले गए। जूही की ये बात सुनकर आशीष ने जूही को मुंह से कोड़कर देखा और फिर कहने लगा, भाभी ये आप बहुत गलत। आशीष अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले ही जूही के वार्ड का डोर खोलकर नैना अंदर आ गई और जूही को होश में देख नैना ने सरप्राइज होकर कहा, जूही मैम, आपको होश आ गया? जूही ने नैना को देखकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर नैना ने जूही के पास आकर उससे पूछा, जूही मैम, अब आप कैसा फील कर रही हैं? मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। जूही कुछ कह पाती उससे पहले ही आशीष ने नैना को डांटते हुए कहा, नैना, तुम किस टाइप की सेक्रेटरी हो? तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कोई ध्यान है या नहीं? यहाँ पर तुम भाभी का ख्याल रखने के लिए हो, पर यहाँ देखो, भाभी के रूम में एक भी नर्स नहीं है, ऐसे रखोगी तुम इनका ख्याल? वैसे तो नैना को आशीष कुछ खास पसंद नहीं था, पर वो जानती थी कि अभी गलती उसी की थी, इसीलिए नैना ने बिना कोई एक्सक्यूज दिए अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। नैना ने जूही की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी मैम, मुझे ऐसे आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। फिर कुछ रुक कर नैना ने बताया कि मुझे डॉक्टर ने एक फॉर्म फिल करने के लिए कहा था, मैं उसी वजह से 2 मिनट के लिए बाहर गई थी, मुझे नहीं पता था कि उस काम में देर लग जाएगी, आई एम सॉरी। नैना के इतना कहने के बाद आशीष से वापस से कुछ कह पाता उससे पहले ही जूही ने नैना को देखकर कहा, इट्स ओके नैना, कोई बात नहीं, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं जिसे हर वक्त किसी की जरूरत पड़े, आई एम फाइन। इस पर आशीष ने सरकास्टिक कमेंट करते हुए कहा, अच्छा हाँ, आपको तो किसी की जरूरत नहीं है, तभी तो आप कल फेंट हो गई थी। आशीष का टोन सुनकर जूही ने मुंह बनाकर उससे कहा, वैसे आशीष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि अभी ठीक नहीं है तो तुम्हें इस वक्त ऑफिस में नहीं होना चाहिए, ऑफिस जाओ और मिसेस सिंघानिया का हाथ बटाओ। इस पर आशीष ने अपना सिर हिलाकर कहा, ऑफिस में ताई जी और पापा है, वो कंपनी संभाल लेंगे, मैं तो यहाँ पर आपका और भाई का ख्याल रखने आया हूँ। आशीष ने जूही से तो कह दिया था, पर वो खुद भी इस मैटर को लेकर कंफ्यूज था। आशीष मन ही मन सोच रहा था, सच कहूं तो मुझे पापा का कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो चाहते क्या है? इतना अच्छा मौका है, ऋषि भाई बेहोश पड़े हैं, हमें अटैक करके कंपनी अपने नाम कर लेनी चाहिए, पर पापा है कि मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस मैटर से दूर रहूं, वो तो मुझे ऑफिस तक नहीं आने दे रहे हैं, पता नहीं वो क्या ही करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इतने में ही जूही ने आशीष से कहा, आशीष, ये ठीक नहीं है, मिसेस सिंघानिया की हेल्थ अब पहले जैसी अच्छी नहीं रही, वो इतनी बड़ी कंपनी का स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकती, तुम्हें उन्हें यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर कुछ सोचकर जूही ने आशीष से कहा, आशीष, मिसेस सिंघानिया मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं करती, मैं इस वक्त उनसे कुछ पूछूंगी तो हो सकता है कि इस बात का उन पर कोई उल्टा ही असर हो जाए, पर तुम तो उनके करीब हो ना, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। परसों वो बेहोश हो गई थी, पता नहीं अभी वो कैसी होंगी, तुम प्लीज उनका ख्याल रखो। जूही की बात सुनकर आशीष थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया था। वो मन ही मन खुद से कहने लगा, ताई जी और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, जो भी हो मैं इस कंपनी में लड़ाई में उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर मैं जूही को देखकर हैरान हूं। कल मुझे नर्स से पता चला था कि कैसे ऋषि भाई के एक्सीडेंट को लेकर ताई जी ने अपना सारा गुस्सा जूही पर उतार दिया था, पर जूही की बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये ताई जी से जरा भी नाराज है, उल्टा ये मुझे ताई जी का ख्याल रखने को कह रही है। सच में ये जूही बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। जूही की बात सुनकर आशीष ने उससे कहा, ओके आई नो,
मैं ताईजी का ख्याल रखूंगा। आशीष की ये बात सुनकर जूही ने चैन की सांस ली। उसने फिर आशीष से कहा, थैंक यू। फिर जूही ने नैना की ओर मुड़कर देखा और उससे कहने लगी, नैना। अपना नाम सुनकर नैना ने आगे आकर जूही से पूछा। हाँ मैम। जूही ने अपने ऊपर से चादर साइड में करते हुए कहा, नैना प्लीज मुझे ऋषि के पास ले चलो। जूही मन ही मन सोच रही थी, अभी तक ऋषि आईसीयू में था तो मैं उससे मिल नहीं पा रही थी, छू नहीं पा रही थी, मगर अब उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब मैं अपने ऋषि को महसूस कर सकती हूँ, उसके साथ रह सकती हूँ। पर नैना एकदम से जूही के पास नहीं आई। उसने झिझकते हुए जूही से पूछा, मैम अभी कैसे? मैंने आपके अटेंडिंग फिजिशियन से बात की थी, वो कह रहे थे कि आप अभी बहुत वीक हैं, आपको रेस्ट और न्यूट्रिशन की जरूरत है। मैं आपको ऋषि सर की पल पल की खबर देती रहूंगी, पर आप प्लीज अभी यहीं रहकर रेस्ट करिए। पर जूही नहीं मानी। उसने नैना से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नैना प्लीज अभी मुझे ऋषि के पास ले चलो, बाद में जब मेरे इंजेक्शन लगवाने का टाइम होगा तब मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी, प्लीज। जूही की रिक्वेस्ट सुनकर नैना थोड़ा सोच में पड़ गई। उसे जूही की फिक्र थी, पर वो जूही को मना भी नहीं कर पा रही थी। इतने में आशीष ने साइड से कहा, जाने दो भाभी को, तुम मना भी करोगे तब भी वो जाएंगी ही। आशीष का कमेंट सुनकर जूही ने अपना सिर हिलाकर कहा, नॉट बैड मिस्टर आशीष, यू आर वर्थ टीचिंग। जूही की बात सुनकर आशीष ने मुंह बना दिया और वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आशीष ने मन ही मन सोचा, चलो मैं भी ऋषि भाई को देख ही आता हूं। आशीष को कभी कभी बड़ी हैरानी होती थी। उसने ऋषि को हमेशा उस आसमान की तरह देखा था जिसको छू पाना भी दूसरों के लिए मुश्किल था, और आज वो आसमान जमीन पर पड़ा था, वो भी एक लड़की के लिए। आशीष ने इतना सोचकर जूही की ओर देखा। वो मन ही मन खुद से कह रहा था, जूही में कुछ तो खास है जो लोगों को उसकी ओर खींचता है। शायद उसकी इनोसेंस, जो आज की काली दुनिया में एक सफेद रोशनी की तरह है। जूही ने इतने में नैना से कहा, नैना प्लीज हेल्प मी। फिर नैना की हेल्प से जूही खड़ी हुई और ऋषि के वार्ड की ओर जाने लगी। पर थोड़ा ही चलने के बाद जूही बुरी तरह थक गई और हाँफने लगी। ये देखकर नैना ने जूही से कहा, मैम आप यहीं पर थोड़ा सा वेट करिए, मैं जल्दी से आपके लिए व्हील चेयर लेकर आती हूँ। नैना जूही को ऐसे ही अकेले तो कॉरिडोर में छोड़ नहीं सकती थी, तो उसने आशीष को आवाज लगाई, मिस्टर सिंघानिया। आशीष अब ऋषि के वार्ड में एंटर करने ही वाला था, पर नैना की आवाज सुनकर वो रुक गया। आशीष ने पलटकर पीछे देखा। तब नैना ने उससे कहा, मिस्टर सिंघानिया आप प्लीज जूही मैम को थोड़ी देर संभाल लीजिए, मैं तुरंत इनके लिए व्हील चेयर लेकर आती हूँ। नैना की इस बात पर आशीष वापस से मुड़कर जूही के पास आ गया और उसने जूही के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया। इसके बाद नैना वहां से व्हील चेयर लेने के लिए चली गई और जूही ने आशीष की ओर देखकर उससे थैंक यू कहा। आशीष पहली बार जूही के इतना करीब था। उसने पहली बार महसूस किया कि जूही कितनी कमजोर और थिन है, और सुंदर भी। इतने में जूही ने आशीष से कहा, सॉरी टू ट्रबल यू। जूही के इतना कहने पर आशीष अपने ख्यालों से बाहर आया। तब आशीष ने अपना गला साफ करके कहा, भाभी आप इतनी वीक हो, अभी आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ऋषि भाई कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं? इस पर जूही ने आशीष की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वो बोली, नहीं, मैं जब तक ऋषि को अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी बात कहकर जूही उस ओर देखने लगी जिस ओर नैना गई थी। जूही की ऋषि के लिए परवाह देखकर अब आशीष को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि ऋषि के लिए किए गए जिस काम को वो बेवकूफी समझ रहा था, अगर वो ऋषि की जगह होता तो शायद वही बेवकूफी वो भी जूही के लिए खुशी खुशी कर देता। क्या आशीष का जूही की तरफ ये झुकाव आगे चलकर पागलपन का रूप ले लेगा? क्या आशीष ऋषि की एब्सेंस में जूही के करीब आने की कोशिश करेगा? आगे क्या होगा जूही और ऋषि की इस रिस्क वाली लव स्टोरी में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।
मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होने की वजह से जूही बेहोश हो गई थी। जब बाद में उसे होश आया तब जूही ने अपने सामने एक मास्क पहने डॉक्टर को पाया। जूही को डॉक्टर को देखकर वियर्ड सा फील हो रहा था, पर जूही ने उस फीलिंग को इग्नोर किया। उसके बाद जैसे ही उस डॉक्टर ने अपने हाथ जूही की ओर बढ़ाए, वैसे ही वार्ड में आशीष आ गया और जूही का हालचाल लेने लगा और उसने जूही को बताया कि ऋषि को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। फिर कुछ देर बाद जूही और आशीष ने नोटिस किया कि वो डॉक्टर वहां से बिना कुछ कहे ही जा चुका था। उसके बाद वहां नैना आ गई और जूही ने उससे कहा कि वो जूही को ऋषि के पास लेकर चले। नैना जूही के लिए व्हील चेयर लेने चली गई थी। उस वक्त उसने आशीष से कहा कि वो जूही का ख्याल रखे। जूही के करीब आकर आशीष को जूही के लिए कुछ कुछ फील होने लगा था, पर उतने में ही नैना व्हील चेयर लेकर वहां आ गई थी। उसने आशीष को जूही का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहा। फिर नैना ने जूही को व्हील चेयर पर बिठाया और उसे ऋषि के प्राइवेट वार्ड में लेकर आ गई। आशीष इस बार आगे आगे नहीं गया। उसने पहले जूही के लिए डोर खोला, फिर वो भी पीछे से चलकर ऋषि के वार्ड में आ गया। 2 दिन में आज पहली बार जूही ने ऋषि को इतने करीब से देखा था, पर उसे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने ही करवट ले ली है। नैना जूही को ऋषि के बेड के करीब लेकर गई। जूही ने ऋषि को देखा और उसकी आंखों ने पानी छलक दिया। जूही ने ऋषि के पेल चेहरे को देखकर मन ही मन खुद से कहा, ऋषि तुम्हें ये क्या हो गया है? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। फिर आज मानती हूं कि इस बार मेरी गलती थी, मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था, राहुल से यूं नहीं मिलने जाना चाहिए था। ऋषि तुम मुझे जो सजा देना चाहो वो दे सकते हो, बस प्लीज अपनी आंखें खोल दो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, प्लीज ऋषि। जूही ने फिर ऋषि को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर ऋषि के सारे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। जूही को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऋषि के लिए क्या करे। जूही ने खुद से कहा, मैं क्या ही कर सकती हूँ, अगर मैंने उस दिन बेवकूफी ना की होती तो आज मेरा ऋषि मेरे साथ होता। मैं आज भी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे रिया का वो खौफनाक चेहरा नजर आता है, जब वो बेरहमी से उन गुंडों से ऋषि को मारने के लिए और मेरी इज्जत लूटने के लिए कह रही थी। ऋषि ने मेरे लिए उन हैवानों का हर वार सहा, पर मुझ पर एक आंच भी नहीं आने दी। क्यों ऋषि, क्यों तुम मेरी इतनी परवाह करते हो? काश आज तुम्हारी जगह यहाँ मैं होती। जूही को रोता देख आशीष उसके पास आ गया और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, भाभी। पर आशीष को खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो जूही को किस तरह से संभाले। जूही समझती थी कि आशीष उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर चाह कर भी वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। तो जूही ने बस आशीष की तरफ देखकर फोर्सफुली स्माइल कर दिया। आशीष सिंघानिया कॉरपोरेशन चाहता था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो जूही और ऋषि को नुकसान पहुंचाना चाहता था या उन्हें प्रॉब्लम में देखना चाहता था। इसीलिए आशीष ने जूही से कहा, भाभी आप अपने आप को संभालिए, अगर आप ऐसे रोती रहेंगी तो आप और भी बीमार पड़ जाएंगी। फिर जब ऋषि भाई को होश आएगा तो आप उनका ख्याल कैसे रख पाएंगी? आशीष की बात सुनकर जूही ने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की। वो मन ही मन खुद से कहने लगी, डॉक्टर ने कहा था कि ऋषि के होश में आने का बेस्ट टाइम अभी है। अगर ऋषि को इस वीक के अंदर अंदर होश आ गया तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ऋषि अच्छे से रिकवर कर जाएगा। पर अगर उसे इस वीक में भी होश नहीं आया तो नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं सोचूंगी। ऋषि को होश आएगा, उसे होश में आना ही होगा। फिर जूही ने अपने आंसू पोंछे और उसने अपना सिर हिलाकर आशीष से कह दिया, ओके। जूही खुद को समझा रही थी कि ये इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर्स और बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। वो सब ऋषि का पूरा ख्याल रख रहे हैं, ऋषि को होश में आना ही होगा। हाँ। तभी जूही के दिमाग में ख्याल आया और उसे रचित की याद आ गई। वो बड़बड़ाते हुए खुद से कहने लगी, रचित, हाँ रचित, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरे केस में जब बाकी डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था तब रचित ने ही सही फैसला लिया था और मुझे ट्रीट किया था। अभी शायद वो वापस से ऋषि के केस में कोई मिरेकल कर दिखाए और मेरा ऋषि मेरे पास वापस आ जाए। इतना सोचकर जूही ने नैना से कहा, नैना
प्लीज मुझे बाहर ले चलो, मुझे कॉल करना है। जूही के इतना कहने पर नैना उसे बाहर ले आई। अब हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में सिर्फ ऋषि और आशीष थे। ऋषि को यूं बेड पर आंख बंद किए लेटे देख आशीष को उनके बचपन के वो दिन याद आ गए जब कोई दिखावा, कोई साजिश उनके बीच नहीं थी। आशीष ऋषि को देखकर कहने लगा, ऋषि भाई, आपको याद है जब आप और मैं करीब हुआ करते थे? हम बचपन में दादाजी के करीब थे और एक दूसरे के भी। हम साथ में खेलते थे, साथ स्कूल जाते थे। मुझे आज भी याद है कि बचपन में मैं बहुत बीमार पड़ता था और इसी वजह से मैं बाकियों से कमजोर भी था। कई बार तो बाकी बच्चे इसी वजह से मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे और आप आकर मुझे हर बार बचा लिया करते थे। आप छोटे में मेरे हीरो थे, पर फिर आप बदल गए, या मैं कहूं वक्त ही बदल गया। ताई जी की डेथ के बाद आप गुस्सा रहने लगे, बात बात पर चिल्लाने लगे। तब मॉम ने मुझे बताया था कि ताई जी ने आपके सामने कूद कर जान दे दी थी। तब मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगा था और मैंने सोच लिया था कि अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको कंपनी दूंगा। पर आप तो हर बीतते दिन के साथ और भी बदलते जा रहे थे और हमारे बीच की दीवार कब खाई में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर हम दोनों बड़े हो गए और फिर क्या, बस कंपनी, बिजनेस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉपर्टी, सिर्फ यही रह गया हमारे बीच। मुझे तो लगता था कि मैं उस बीते बचपन को कहीं भूल चुका हूं, पर आज आपको यूं लेटा देख पता नहीं क्यों वो सब याद आ गया। भाई का भी सोचता हूं तो लगता है वो बचपन कितना खूबसूरत था, जहां सब कुछ कितना सिंपल हुआ करता था। फिर एक गहरी सांस लेकर आशीष ने कहा, पर कुछ चीजें सिर्फ अतीत के पन्नों में पढ़ी जा सकती हैं, उन्हें दोहराया नहीं जा सकता। शायद हमारा रिश्ता भी वैसा ही है। हम पहले की तरह अब कभी एक टीम नहीं हो सकते। आज हम ऑपोजिट साइड्स पर खड़े हैं, जहां हम मौका मिलने पर एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे पर वार करेंगे। आशीष इतना सब कुछ कहने के बाद थोड़ा रुक गया। उसे लग रहा था कि ऋषि अभी उठकर बैठ जाएगा और उस पर गुस्सा करने लगेगा, पर आशीष के चुप होने के बाद वार्ड में सिर्फ सन्नाटा था। आशीष ने इस पर साय किया और फिर अपना सिर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। उसने एक आखिरी बार ऋषि की ओर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, अब आप ऐसे यहाँ इस हालत में हो, मुझे डांट भी नहीं रहे, मुझ पर गुस्सा भी नहीं कर रहे। इट्स बोरिंग। इतना कहकर आशीष वहां से जाने लगा, पर फिर कुछ सोचकर वो पीछे मुड़ा। उसने ऋषि की ओर देखकर कहा, ऋषि भाई, आपको उठना होगा, वरना मैं किसी भी तरह सिंघानिया कॉर्पोरेशन के शेयर्स अपने नाम करवा लूंगा और आप फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी बात कहने के बाद आशीष को खुद पर ही हंसी आ गई। वो बड़बड़ाते हुए खुद से कहने लगा, क्या है यार, यहाँ खड़े होकर मैं खुद से ही बातें कर रहा हूं। फिर आशीष अपना सिर हिलाकर वार्ड से बाहर चला गया। आशीष शायद खुद भी नहीं जानता था, पर उसमें आज भी कहीं ना कहीं ऋषि का छोटा भाई था जो अपने बड़े भाई का साथ चाहता था। आशीष चाहे जितनी बातें कर ले, प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, पर वो कभी भी ऋषि को इस हालत में नहीं देखना चाहता था। वार्ड से बाहर आकर आशीष ने देखा कि जूही अब भी फोन पर ही बात कर रही थी और आशीष जूही को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने नैना से ही हाथ हिलाकर कह दिया, नैना, मैं जा रहा हूं, तुम ऋषि भाई और भाभी का ख्याल रखना। नैना ने आशीष की इस बात पर अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके बाद आशीष हॉस्पिटल से चला गया और नैना वापस से जूही के पास चली आई। जूही ने रचित को कॉल किया था। वो उससे ऋषि के बारे में बात करना चाहती थी, पर जैसे ही जूही ने हॉस्पिटल शब्द बोला वैसे ही रचित हाइपर हो गया। रचित बिना जूही की पूरी बात सुने ऋषि को बुरा भला कहने लगा। वो कह रहा था, फिर से हॉस्पिटल? जूही, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? जूही ने रचित को शांत कराने की कोशिश की। वो उससे कह रही थी, रचित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर रचित कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो सीधे ऋषि को ब्लेम करने लगा। उसने कहा, जूही, ऋषि किस तरह का आदमी है? उसके होते हुए तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है? वो तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखता? बचपन में तो तुम्हें कभी कुछ नहीं होता था, पर अब देखो, जब से तुम्हारे ऋषि से शादी हुई है तब से तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हुआ ही जा रहा है। ऐसे ऋषि। जूही बहुत देर से रचित को आराम से बात बताने की कोशिश कर रही थी, उसे समझा रही थी,
पर रचित था कि अपने आगे वो जूही की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और आखिर में जब रचित ने ऋषि के बारे में गलत कहा तब तो जूही से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जूही ने फिर थोड़ा जोर से रचित की बात को बीच में ही काट कर कहा, रचित, क्या तुम अपनी ओपिनियन बनाने से पहले प्लीज मेरी बात सुन सकते हो? जूही ने आज से पहले कभी भी रचित से इस टोन में बात नहीं की थी, इसीलिए रचित एकदम से चुप हो गया। तब फिर जूही ने एक गहरी सांस लेकर रचित से कहा, रचित, ऋषि वो कोमा में चला गया है और डॉक्टर्स तो। जूही अपनी बात कहते हुए ही बीच में रुक गई और रोने लगी। रचित भी जूही की बात सुनकर शॉक्ड था, इसीलिए कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। बस फोन में जूही के रोने की आवाज आ रही थी। फिर रचित अपने शौक से बाहर आया और उसने जूही से एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू किया। जूही, ये तुम क्या कह रही हो? ऋषि कोमा में चला गया है? कैसे, कब? पर न्यूज में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। रचित मन ही मन सोच रहा था, ऋषि कैसे कोमा में जा सकता है? जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था तब तो वो अच्छा खासा फिट था, अब अचानक ये सब कैसे? तब जूही ने रोते हुए रचित को बताया, वो ऋषि की आइडेंटिटी स्पेशल है ना, तो उसके एक्सीडेंट को सीक्रेट ही रखा गया है, वरना कंपनी पर उसका असर पड़ सकता है। जूही को रोता सुन रचित उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। वो कह रहा था, जूही मत रो, प्लीज चुप हो जाओ, मुझे पूरी बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? रचित के कहने पर जूही खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। वो खुद से कह रही थी, जूही चुप हो जा, तू रोने के अलावा कुछ कर भी सकती है या नहीं? खुद को संभाल, हिम्मत रख, तुझे ऋषि के लिए स्ट्रांग बनना होगा। ये सब सोचकर जूही ने ऋषि को संभालने की कोशिश की और उसने अपने आंसू पोंछे। फिर उसने रचित को सारी बात बतानी शुरू की। क्या रचित जूही की मदद कर पाएगा या रचित ऋषि की बेहोशी का फायदा उठाकर जूही के करीब जाने की कोशिश करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।